दोस्तों, यदि आपका 2023 में कोई भी कंपटीशन परीक्षा का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में वही प्रश्न लिए गए हैं जो कि कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने जाते हैं और जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो भूगोल से है और ये पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो भूकंप विज्ञान से मिलती है। उसके लिए भूकंप विज्ञान का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इससे पृथ्वी के बारे में अंदर की जो जानकारी होती है वो मिल जाती है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं पुनश्चलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो रीड नामक एक वैज्ञानिक थे। रीड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और ये किससे संबंधित है, ये भूकंप से ही संबंधित है। यहाँ पे देखिए, भूकंप से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे यहाँ से लिए गए हैं और ये सारे एग्जाम आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है इन सभी प्रश्नों का। तो देखिए, भूकंप की तीव्रता की माप कैसे कहते हैं, जो कि ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप तीव्रता की माप किससे करते हैं, किस पैमाने से करते हैं। तो देखिए, ये रिएक्टर स्केल पे नापते हैं। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता की माप किस स्केल पे करते हैं, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। या फिर इसे एक पैमाने से और मापते हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है, मर्केली पैमाने पे भी इसे नापते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये बताएंगे, आप में ये प्रश्न आता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखिए, जहाँ से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। वहाँ से क्या होती है, भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है। और जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। और आगे बात करते हैं, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जिस स्थान पे भूकंप की उत्पत्ति होती है वहां उसे भूकंप मूल कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी तभी आएगा जब भूकंप आएगा। भूकंप समुद्रों में सुनामी आते हैं। और क्यों सुनामी आते हैं समुद्र में, क्योंकि जो अंतः सागरी भूकंप आते हैं समुद्र में, अंतः सागरी भूकंप, उसके द्वारा यहाँ पे समुद्रों में क्या आते हैं, सुनामी आते हैं। ठीक, अंतः सागरीय भूकंपों के कारण समुद्र में सुनामी आते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतः सागरीय भूकंप के कारण। ठीक, आगे बात करते हैं, ये सुनामी शब्द यहाँ पे आया है, ये किस भाषा का शब्द है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागरीय पेटी में, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अग्निवलय कहा जाता है या फिर रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अग्निवलय या फिर रिंग ऑफ फायर कहते हैं। धरातली भूकंप में तरंगे कौन सी होती हैं। तो देखिए, धरातली जो भूकंप है उसमें यल आकार की तरंगे होती है। यल आकार की तरंगे होती है, ठीक है। और सबसे अधिक क्षति कौन सी तरंगे पहुंचाती हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे अधिक क्षति कौन सी भूकंप की तरंगे पहुंचाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पृष्ठीय तरंगे ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। पृष्ठीय तरंगे ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। भूकंप तरंगों की औसत गति क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंप तरंगों की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। समान बर्बादी वाले स्थानों को, जहाँ पे समान जो बर्बादी आती है भूकंप के कारण, टूट फूट होता है, उसको समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा कहते हैं। ये सारी चीजें अगर आपके एग्जाम में भूकंप से प्रश्न आए तो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा जियोग्राफी संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जो भी आपके भारत के भूगोल है वहां से प्रश्न मिलेंगे। और कह रहा है कि भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, पूर्वी समुद्र तट की बात कर रहा है, जो पूर्व साइड में है। ये इस तरह से है, ये है आपका पूर्व साइड और ये है पश्चिमी साइड।
तो पूर्व साइड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु के साइड में यहाँ से कौन सा यहाँ पे तट पाया जाता है? तो तमिलनाडु में कौन सा तट पाया जाता है? कोरोमंडल पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्वी तट को कोरोमंडल कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप अपना प्रवाल द्वीप है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी कौन सा है? ये भी आपका लक्षद्वीप है, सबसे छोटा यूटी। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? लक्षद्वीप की राजधानी आप लोग बताएंगे, इसकी राजधानी करावती होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? द्वीपों की कुल संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? तो कुल 36 द्वीप है, जिसमें से आबादी केवल कितने द्वीपों पे रहती है? आबादी केवल 10 द्वीपों पे रहती है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप के बारे में। और इसका क्षेत्रफल बात करें, क्षेत्रफल कितना है लक्षद्वीप का? तो सबसे कम क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान सागर में स्थित है। ये कौन से सागर में? अंडमान सागर में स्थित है। और अंडमान सागर में किस जगह पे? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत एंड बांग्लादेश के बीच में ये स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। सफेद पानी किसे कहा जाता है? जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? लद्दाख में है, लद्दाख में है। ये इसे क्या कहा जाता है? इसे सफेद पानी कहा जाता है, क्योंकि ये सफेद सफेद पूरे बर्फ पाए जाते हैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है, काराकोरम। और काराकोरम किस पर्वत के अंतर्गत आता है? ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुल कितनी चोटियां? 3 चोटियां। पहला क्या हो गया? पहला काराकोरम हो गया, पहला काराकोरम है। फिर उसके बाद कौन सा चोटी? फिर उसके बाद लद्दाख आता है, काराकोरम, लद्दाख। और तीसरे नंबर पे जास्कर श्रेणी आती है। और सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो जो चीन के अधिकार में है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे आक्साई चीन कहते हैं। आक्साई, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे आक्साई चीन कहते हैं। ठीक, अब तो जहाँ जम्मू कश्मीर था ये हिस्सा, ये अब हो गया क्या? लद्दाख हो गया। लद्दाख हो गया। कब से हो गया? तो 31 अक्टूबर 2019 से ये लद्दाख बन गया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और फिर जो आपका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिया गया है 31 अक्टूबर सन 2019 को। इसे आप लोग याद रखें। भारत का शीत मरुस्थल क्या है? तो लद्दाख है भारत का शीत मरुस्थल, लद्दाख है भारत का शीत मरुस्थल। और भारत का गर्म मरुस्थल कौन सा है सबसे बड़ा? तो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल। और इसमें सबसे सर्वाधिक आबादी रहती है थार मरुस्थल में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। ठीक, कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के। भारत की देशांतरीय स्थिति। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके भारत का विस्तार है जो आपका 97 डिग्री 25, ये पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। पूर्वी देशांतर ये भारत का विस्तार है। और भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित के प्रदेश की बात करें भारत में, और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है भारत? तो आप लोग बताएंगे भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो देशांतर के हिसाब से तो आप बताएंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, और जब अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो भारत आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में। इस तरह भारत किस गोलार्ध में? भारत उत्तर पूर्व में विश्व मैप में स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यदि आपसे राज्य की बात करें तो यहाँ पे 28 राज्य हैं। जबकि फजल अली आयोग जब आया था, फजल अली आयोग जब आया था वो कितने राज्यों को भारत में बनाया था पहले में? तो सबसे पहले भारत में 14 राज्य बनाए गए थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य फजल अली आयोग के द्वारा बनाए गए थे। कब? 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। दमन और दीव दादर नगर हवेली स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात
यहाँ पे गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात की एक विशेषता है कि ये इसके पास सबसे बड़ी तटीय सीमा है। सबसे बड़ी तटीय सीमा है किसके पास? तटीय सबसे बड़ी तटीय रेखा है गुजरात के पास। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम याद रखेंगे नेफा है। नेफा इसका पुराना नाम है। ठीक, और बात करते हैं असम का पुराना नाम, आप लोग बताएंगे क्या है असम का? तो इसका पुराना नाम कामरूप है। असम का पुराना नाम कामरूप है। ठीक, बात करते हैं और बताएंगे कि तीन ओर से बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा है? तीन ओर से बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य घिरा है? तो आप इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। बात करें कोरी निवेशिका कोरी क्रीक कहाँ है? तो ये भी किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात में कोरी निवेशिका कोरी की क्रीक है। और ये होता क्या है? ये कच्छ के रण में, गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में। और ये क्या होता है? ये ज्वारीय नाला है, एक ज्वारीय नाला है। ठीक, कोरी निवेश का क्या है? कि ज्वारीय नाला है। इसे आप लोग ध्यान रखें। अरावली और बिंदु श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। अरावली और बिंदु श्रृंखला के बीच मालवा का पठार है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरावली और बिंदु श्रृंखला के बीच मालवा का पठार है। ठीक, आगे आप लोग बताएंगे, यहाँ पे तो जगह नहीं बचा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो आगे आप लोग देखेंगे मैकान का पठार कहाँ पे? आप लोग बताएंगे कि मैकान का पठार कहाँ पे है। मैकान का पठार कहाँ पे है? ये आप लोग इसका जवाब देंगे कि ये छत्तीसगढ़ में है मैकान का पठार। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो इसका जवाब हो जाएगा कहाँ पे? झारखंड में है। झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पॉलिटी से। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कहाँ पे देखे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित मामले कहाँ पे देखे जाते हैं? दोनों के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव के संबंधित मामले देखे जाते हैं किसमें? ये सर्वोच्च न्यायालय में। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन भी होता है? ये भी आपका राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ये ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ पे लिया गया है? जब महाभियोग की बात करेगा तो उसके बाद उसका जवाब हो जाएगा महाभियोग अमेरिका से लिया गया। लेकिन जब पूछे राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया तो ब्रिटेन से। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पे हमने बताया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, यानी कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति के संबंधित आर्टिकल कितने में बताया गया है? आर्टिकल 52 में। और समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, ये आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान ये राष्ट्रपति होता है। ठीक, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, तो इनकी चुनाव पद्धति कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये होता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो ये बात किस में कही गई? राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 55 में कहा गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव पद्धति है वो आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इसमें लिया गया है। ठीक, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है। चुनाव का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग करता है चुनाव का संचालन। और वर्तमान समय में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहीं पे आप लोग जानेंगे कि राजीव कुमार है वर्तमान समय में चुनाव आयोग के अध्यक्ष। और पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आप लोग यहीं पे बताएंगे। पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। ठीक, चुनाव संबंधित विवाद कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। तो ये बात हमने आपको बताया ही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा उसका। अब पद से हटाने का प्रावधान, तो आर्टिकल नंबर 61
आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग। तो महाभियोग से राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, जिसके तहत उनको अपने उनके पद से हटाया जाता है। अब महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ, और इसको कौन शपथ दिलाता है? सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इन्हें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। जो वहाँ पे न्यायालय में जो वरिष्ठ, सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति किसको देता है? वो किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। लोकसभा स्पीकर जिसे बोलते हैं उन्हें देता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय में कितने नंबर की लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करते हैं। और आजकल इस तरह के सीमा के जो भारत के आस पड़ोस के देश हैं, जो राज्य हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए भारत और म्यांमार के बीच में, और यहाँ पे जितने भी इस तरह के इससे संबंधित प्रश्न है वहाँ पे लिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से राज्य, देखिए एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पहले भारत से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। उसके जस्ट नीचे आपको नागालैंड मिल जाएगा, नागालैंड मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे आपको मणिपुर मिल जाएगा, मणिपुर ये भी सीमा साझा करता है। और एक आपको मिल जाएगा मिजोरम। इस सारे के सारे म्यांमार के साथ इस तरह से होता है। पूर्व का मैप इस तरह से आप लोग बनाएंगे और इस तरह से जो यहाँ पे राज्य मिल जाएंगे वो इसे सीमा साझा करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऊपर नागालैंड, यहाँ पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर नीचे सबसे हो जाएगा मिजोरम, और यहाँ पे आपका पूरा म्यांमार है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे सीमा लगता है। ठीक, बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए भारत की जब सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे अनाईमुडी है भारत की सबसे, सॉरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन आपसे पूछे नीलगिरी, एक पर्वत का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि भारत के कहाँ पे है? दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर है? तो देखिए भारतीय मानक समय की बात आ गया तो 82.5 डिग्री देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। लेकिन आपको इस तरह से लिखना होगा, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे 82.5 डिग्री और 3 मिनट, ये पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। पूर्वी देशांतर या तो बटे में करके लिखेंगे या तो मिनट में करके लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 82.5 डिग्री, ये यहाँ पे 3 रहेगा, 5 नहीं रहेगा। यहाँ पे आप लोग गलती मत करिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय। ये कितने राज्यों से होके जाता है? भारत के 5 राज्यों से, सॉरी भारत के 5 राज्यों से होके जाता है। कौन कौन से राज्य होके जाते हैं आप लोग बताएंगे? यूपी से होके जाता है, फिर मध्य प्रदेश से होके जाता है, फिर छत्तीसगढ़ से होके जाता है, फिर उड़ीसा से होके जाता है, फिर और इसके बाद आंध्र प्रदेश से। इस तरह से 5 राज्यों से होके ये जाता है। और हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो देखिए इसके बताने से पहले आप लोग बताइए कि ये आप लोग बताएंगे कि भारत का जो इंडिया शब्द का प्रयोग ये कहाँ से, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किस लोगों ने किया? इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस लोगों ने किया? तो आप लोग बताएंगे कि ये ग्रीक लोगों ने, इंडिया शब्द का सबसे पहले ग्रीक लोगों ने किया। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक, और बात करते हैं अंडमान निकोबार के बीच में, तो एक द्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि सैडल पीक, अंडमान निकोबार, डंकन पास कहाँ पे है? आप लोग बताएंगे कि डंकन पास कहाँ पे है? डंकन पास है। तो ये उत्तरी अंडमान, सॉरी दक्षिणी अंडमान और किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच डंकन पास है। ठीक, अब बात करें चीन, नेपाल और भूटान के सीमा बनाने वाले राज्य, तो इससे सिक्किम सीमा बनाता है। चीन, नेपाल और भूटान तीनों से सीमा कौन बनाता है? सिक्किम बनाता है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? बहुत ही टॉप का प्रश्न है, पूछ रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है। ठीक, तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे दक्षिणी गंगोत्री क्या है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या है? तो भारत की, इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट में। भारत की भूमि का जो सबसे उत्तरी भाग है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत की भूमि का जो सबसे उत्तरी भाग है
इंदिरा कॉल। लेकिन जब दक्षिणी भाग पूछेगा तो आप लोग इसका जवाब दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। ग्रेट निकोबार किसका द्वीप है, ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार का द्वीप है, ग्रेट निकोबार। और बात करते हैं कि मुख्य भूमि पे, यदि आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का क्या है, तो इसका जवाब दूसरा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कन्याकुमारी, इसका जवाब हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। जब मुख्य भूमि पे पूछेगा तो इसका जवाब कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। फिर बात करते हैं यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन, तो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, ये सबसे बड़ा पत्तन है केंद्र शासित प्रदेशों में। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार की राजधानी भी कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, आगे बात करते हैं अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदी, पूर्व साइड यहाँ पे अरावली है, राजस्थान से यहाँ पे दिल्ली से लेके गुजरात तक है अरावली। और यहाँ पे पूर्व साइड से एक नदी निकलती है जिसे क्या कहते हैं, बनास नदी, पूर्व से बनास नदी। और पश्चिम साइड से कौन कौन सी नदी निकलती है, पश्चिम साइड से लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी, और फिर लूनी नदी और माही नदी पश्चिम साइड से निकलती है, माही नदी। ठीक, और बाकी पूर्व साइड से कौन सी नदी निकलती है, पूर्व साइड से बनास नदी निकलती है। और बनास किसकी सहायक नदी है, ये आपकी चंबल की सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है, ब्यास नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। माही नदी की बात करें तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किस राज्य में काटती है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और धारावाड़ का पठार ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। धारावाड़ का पठार किस राज्य में, कर्नाटक में है धारावाड़ का पठार। ये आप लोग ध्यान, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र। तो देखिए जो भारत का पूर्वी यहाँ पे पश्चिमी तट है, यहाँ पे मैंगलोर पाया जाता है कर्नाटक में, उसके बाद केरल तक है। इस तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगले, यहाँ पे सबसे पहले वर्षा यहाँ पे होती है केरल के मालाबार पे तट पे सर्वप्रथम वर्षा होती है जब मानसून आ जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात कहा गया है आर्टिकल नंबर 64 में, आर्टिकल नंबर 64 में ये बात बताया गया है कि जो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, और ये उपराष्ट्रपति। लेकिन ये अपने मत का प्रयोग तभी करेगा जब दोनों सदनों का जो मत है, दोनों सदन का जो मत है बराबर हो जाए। दोनों सदन का जब मत बराबर हो जाता है तब ये अपने मत का प्रयोग करता है और एक निर्णायक मत देता है। और जिस तरफ ये मत देता है उसी तरफ क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव, देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव हमने पहले बताया कि जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब क्या होता है, सदस्य 2 तरह के होते हैं। एक कौन से सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक कौन से सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इनमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। ठीक है, और ये इनका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और मनोनीत और निर्वाचित सदस्य ये दोनों इनमें भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, दिल्ली, पांडुचेरी, इसके केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यपाल के जो चुनाव की प्रणाली है ये क्या है, राज्यपाल के चुनाव तो उनका भी यही है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय ये प्रणाली है। यही इसी राज्यपाल के इसी का चुनाव होता है, राज्यपाल का। ठीक, आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उस उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति इन्हें दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे ये भी आप लोग बताएंगे, त्यागपत्र। तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये दोनों लोग आपस में त्यागपत्र देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य CGI करते हैं। ये भी हमने अभी आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI करते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ये लगातार 2 बार रहे थे,
लगातार 2 बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पे ये रहे, ठीक, लगातार 2 बार, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्ति से पहले हटाने का अधिकार किसे है, तो संसद के पास है कि यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उन्हें कार्यकाल से हटा दे, तो ये अपने उनके पद से हटा दें। ये काम कौन करता है, ये संसद करता है, ठीक। बात करते हैं इनका कार्यकाल होता कितना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जानी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति आपको बनना है तो उसके लिए आयु आपकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना है उसके लिए आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनना है उसके लिए आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए सदस्य आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति का वेतन तो कौन निर्धारण करता है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन ये संसद निर्धारण करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन ये संसद निर्धारण करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कितना होता है, संसद निर्धारण करता है, लेकिन इनका वेतन कितना होता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर इनका वेतन होता है, ठीक। बात करते हैं किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जगदीप धनखड़ है वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के क्या रहे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। और आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और फिर बात करते हैं जो प्रधानमंत्री होता है ये आपके उसके प्रधान होता है, क्या नाम है आपके, जो नेता होता है ये किसके, मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। मंत्रिमंडल में जो प्रधान होता है वो मंत्रिमंडल उसको बनाया जाता है, ठीक, उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक। और आप लोग बताएंगे कि त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पहले त्यागपत्र दिए थे, तो मोरारजी देसाई ऐसा कर चुके हैं, त्यागपत्र देने वाले प्रथम पीएम है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे लंबा कार्यकाल वाला किन का रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, तो ये गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक। बात करते हैं सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री। कार्यकाल के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई है। एक तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मर गए थे, नेहरू जी की डेथ हो गई थी। एक तो आपकी इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। और एक लोग आपके लाल बहादुर शास्त्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे कि भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे, तो सर क्लीमेट एटली थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो आप लोग बताएंगे क्लीमेंट एटली थे। पूछेगा किस पार्टी से, तो आप लोग बताएंगे कि लेबर पार्टी से ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें होती है, तो समस्त सत्ता जब पूछे तो ये मंत्रिमंडल में मंत्री जो परिषद है उसमें निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है, ठीक। बात करते हैं मंत्री परिषद के अधिकांश सदस्य कहाँ के होते हैं, तो अधिकांश सदस्य की बात करें तो मंत्रिमंडल का आर्टिकल क्या है, आप लोग बताएंगे आर्टिकल मंत्रिमंडल का 75 है। लेकिन जब पूछे अधिकांश सदस्य किस सदन के होते हैं, तो अधिकांश लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के, जबकि ये लोकसभा के
लेकिन ये सदस्य दोनों सदन के हो सकते हैं, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों के जो सदस्य होते हैं वो क्या मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं बन सकते हैं। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो आप लोग को बताया प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ये प्रधानमंत्री होता है। अब आप लोग बताएंगे कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे, प्रथम कानून मंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री तो आप लोगों ने बता दिया, प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे BR अम्बेडकर थे प्रथम कानून मंत्री। ठीक, बात करते हैं प्रथम रक्षा मंत्री, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम रक्षा मंत्री, तो इसका जवाब हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल पहले रक्षा मंत्री थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे सदस्य जो मंत्री हैं, ऐसे सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं उनमें से कुछ चुन के मंत्री बनाया जाता है, और जो मंत्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं, मंत्री को सरकारी सदस्य कहते हैं। और बाकी जितने भी सांसद होते हैं, बाकी संसद के जितने भी सांसद होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। यानी कि मंत्री के अलावा जितने भी सांसद होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं किसी सदन का सदस्य बने बिना आप कितने समय तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 6 माह तक आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 6 माह तक PM बन सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं 7वां नंबर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा कि भारतीय संघ के किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार है संसद के पास। संसद चाहे किसी राज्य को अपने में मिला ले, या फिर नाम में परिवर्तन करे, या फिर सीमा में परिवर्तन करे, ये सब कौन करता है, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारी काम ये संसद करता है। ठीक, बात करते हैं नए राज्यों की गठन और इसकी सीमा में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन का काम भी कौन करता है, संसद करता है। किस विधि, साधारण बहुमत से। देशी रियासतों को भारत में विलय के सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया सरदार पटेल ने देशी रियासतों को भारत में विलय किया। और ऑपरेशन पोलो आप लोग बताएंगे कि ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, और इसके द्वारा कौन सा राज्य भारत में विलय किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं भाषाई आधार पे गठित प्रथम राज्य कौन था, तो देखिए आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1953 में। और ये उस समय 1 अक्टूबर 1953 में फजल अलग इनको राज्य बनाया गया था। और आगे बात करते हैं यहाँ पे जो ऑपरेशन पोलो है ये चलाया गया था 1948 में। इसमें किसकी कानूनी हुई थी, इसमें कानूनी कार्रवाई हुई थी, कानूनी कार्रवाई हुई थी, सेना द्वारा कानूनी कार्रवाई हुई थी। और इसके द्वारा ये 1948 में चलाया गया। इसके द्वारा हैदराबाद जो देशी रियासत है उसका विलय किया गया था भारत में। ठीक, हैदराबाद का विलय किया गया था। ठीक, बात करें भारत के भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो देखिए इसकी स्थापना की बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और इसके यदि आपसे पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि फजल अली इसके अध्यक्ष थे, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं कि इसके तहत कितने राज्य बनाए गए थे भारत में। सबसे पहले कितने राज्य, तो ये 14 राज्य बनाया था। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 6 केंद्र शासित प्रदेश ये बनाया था। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य, तो सिक्किम को आरक्षित किया गया था भारतीय संघ में। सिक्किम पहले भारत में नहीं सम्मिलित था, इसे 1975 में भारत में सम्मिलित किया गया। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 35वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो नागालैंड को अलग से राज्य 1 दिसंबर सन 1963 में बनाया गया था। नागालैंड को अलग से राज्य, ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन बना, तो देखिए झारखंड बनाया गया था भारतीय संघ का 28वां राज्य। और किससे ये अलग हुआ था झारखंड, ये किससे अलग हुआ था, ये बिहार से अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था बिहार से, तो ये 15 नवंबर, आप लोग याद रखेंगे 15 नवंबर सन 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था। और 9 नवंबर को कौन सा राज्य अलग हुआ था, 9 नवंबर को यूपी से अलग हुआ था। कौन सा, यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। और 1 नवंबर ये यूपी से अलग हुआ था,
ये 2000 में यूपी, सन 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य 1971 में बनाया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका जो है भारत की, उसे क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संघीय व्यवस्थापिका भारत की संसद है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे कि संसद के बारे में कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं। सदन पूछे कौन कौन से 2 सदन, एक तो लोकसभा हो गया, एक आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब पूछे संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 अंग। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग है। इसके बारे में राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52 में, और लोकसभा है आर्टिकल 81 में, और फिर राज्यसभा है आर्टिकल 80 में। और बात करते हैं, और संसद कितने हैं, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बात की गई है। ठीक, संसद का प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को संसद का प्रतिनिधि सभा कहते हैं, लोकसभा को, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा को एक नाम और देते हैं, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति जी चाहें संसद को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। ठीक, बात करें संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आर्टिकल नंबर 108 में है। आर्टिकल नंबर 108 में है संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है ये कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसे बुलाता कौन है, इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और ये कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और फिर राज्यसभा में जब दोनों के जो मेंबर होते हैं उनमें मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 108 का उपयोग करते हैं और फिर संयुक्त बैठक बुलाते हैं और जो कार्रवाई होती है वो करवाते हैं। आज तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन कुल बुलाया गया है, तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। और जो संयुक्त अधिवेशन आता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का जो सदस्य, लोकसभा का जो स्पीकर है वो करेगा। लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि लोकसभा का सदस्य इनकी, लोकसभा का अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। संसद के गैर सरकारी सदस्य, तो देखिए संसद के गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, जो मंत्री हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं। मंत्री हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं। जो संसद के जो मंत्री हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं। जो मंत्री के अलावा जितने सांसद हैं, मंत्री के अलावा जितने सांसद हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। देखिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उनका सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति उनका सत्रावसान करते हैं। और संसद की कार्यवाही का प्रथम विषय कौन सा होता है। देखिए संसद की कार्यवाही, तो जो प्रथम कार्यवाही होती है वो शून्यकाल से शुरू होती है। इसे प्रश्नकाल से शुरू होती है। प्रश्नकाल, संसद की कार्यवाही प्रश्न काल से शुरू होती है। और बात करें शून्यकाल, यहाँ पे आ गया है तो इसके बारे में आप थोड़ा जानिए। शून्यकाल, तो शून्यकाल का जो देन है वो भारत का देन है। भारत ने बनाया था शून्यकाल, भारत की देन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे गर्व है हमें। बात करते हैं सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, ये संसद करता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण ये संसद करता है। ठीक, आगे बात करते हैं संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो संसद भवन का उद्घाटन जो है वो 1927 में हुआ था। संसद भवन का उद्घाटन आप लोग ध्यान रखें कि 1927 में हुआ था। और इस समय किसके समय में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। भारत के अस्थायी संसद भारत में कब तक रही, तो अस्थायी संसद जो है भारत में 17 अप्रैल सन 1952 तक भारत में अस्थायी संसद रही। संचित निधि से धन निर्गमन पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का नियंत्रण होता है। जो संसद से बिल पास होता है तो ये जो संचित निधि है वहां से धन निकाले जाते हैं, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक, जलियांवाला बाग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे लिए गए हैं जो एग्जाम में आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग
हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे किस जगह पे हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक, अमृतसर कहाँ पे है, ये पंजाब राज्य में है, पंजाब में है, पड़ता है अमृतसर। और बात करते हैं जलियांवाले बाग के बारे में। इसमें गोली चलाने का पूछता है कि गोली चलाने का जो आदेश है उसने वो किसने दिया, गोली चलाने का, जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश है वो किसने दिया, तो जनरल ओ डायर का नाम आपने सुना होगा कि जनरल ओ डायर थे, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। आगे चल के जनरल ओ डायर को किसने मारा था, ऊधम सिंह ने, जनरल ओ डायर को ऊधम सिंह ने इनके घर पे ही जाके इन्हें गोली मार दिया था, ऊधम सिंह। इसी के बदला लेने के लिए, अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसी का बदला लेने के लिए ये ऊधम सिंह ने उन्हें गोली मार दिया था। और बात करते हैं जनरल गोली मारा था। और बात करते हैं कि जो इस समय वायसराय कौन था भारत में, वायसराय कौन था जब ये हुआ था, तो इस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड यहाँ पे वायसराय थे। आगे बात करते हैं जो जलियांवाला बाग था उसमें सर की उपाधि किसने वापस की थी, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन समर्थन के लिए, जो जन लोगों हैं उनके समर्थन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, सर की उपाधि तो वापस कर दी। रोलर एक्ट कब आया था, 1919 में रोलर एक्ट आया था। लेकिन आप लोग बताएंगे कि जो आपका गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये किससे संबंधित था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, सविनय जो आपके अवज्ञा आंदोलन था इससे संबंधित था। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था जो 1925 में ट्रेन लूटी गई थी। इसका पहले काकोरी ट्रेन पहले इसका नाम क्या होता था, काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन इसका नाम अब चेंज हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इनका स्थापना किया था कब, 1923 में। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू दोनों मिल जाएं तो आप लोग किस पे लगाएंगे, चित्तरंजन दास पे लगाएंगे। साइमन कमीशन कब गठित हुआ था, 1927 में इसका गठन हुआ था। लेकिन साइमन कमीशन आया था कब, साइमन कमीशन 1928 में आया था, ये 1928 में आया। ठीक, बात करें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस कहते, सुभाष चंद्र बोस के कहते इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता। फिर आप लोग बताएंगे कि इन्हें महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि विंस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कह दिया था। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो ये 30 जनवरी को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। और इसने किसने किया था, इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। कब किए थे, 30 जनवरी 1948 में। आगे बात करते हैं गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ से भारत कब आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये आए थे 9 जनवरी सन 1915 को ये आए थे। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रवासी भारतीय दिवस। जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कब हुआ था, 1906 में किए थे। लेकिन पूछे पहला सत्याग्रह कब हुआ था, 1906 में। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था, भारत में सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था पहला सत्याग्रह गांधी जी का भारत में। और ये कहाँ पे हुआ था, ये चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ पे है, ये बिहार में चंपारण है। तीन कटिया प्रथा को रोकने के लिए, तीन कटिया प्रथा कौन होती थी, यहाँ पे 3 भाग जमीन पे क्या करती, नील की खेती से संबंधित थी। तीन कटिया प्रथा नील की खेती से संबंधित थी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के विभाजन। और ये किस योजना के तहत, तो इसके तहत कौन सी योजना था,
माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप लोग याद रखेंगे सर रेडक्लिफ द्वारा एक खींची गई रेखा है रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो ये दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जबकि भीमराव अम्बेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व करने गए। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। ठीक, बात करें डांडी मार्च, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डांडी मार्च हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक हुआ था डांडी मार्च। और बात करते हैं डांडी मार्च के बारे में, तो डांडी मार्च आप लोग बताएंगे कि 6 अप्रैल से 1930 में ये हुआ था। 1930 में 6 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में इस साबरमती आश्रम से चला था। साबरमती ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से चला था। और कहाँ तक गया था, ये दांडी तक गया था। साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा चली थी। और टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा थी, ये भी पूछा गया जाता है, 385 किलोमीटर। आपसे मील में पूछे कितने मील यात्रा थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 241 मील थी यात्रा। मील में पूछा कि 241 मील थी। और कितने दिन लगे थे, ये भी पूछा जाता है, 24 दिन लगे थे। और कितने अनुयायी थे इनके साथ में, गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, तो 79 लोग थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं असहयोग आंदोलन का शुभारंभ। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1920 में, और इसे आगे चल के गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी के दिन हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। कहाँ पे, गोरखपुर में, जिसे हम लोग शॉर्ट में GKP कहते हैं, गोरखपुर में। ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 22 पुलिस को क्या कर दिए थे, जिंदा जला दिए थे थाने में 22 पुलिसकर्मी को। तो इससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। कब, तो चौरी चौरा कांड के बाद ये शुरू किया गया था 1920 में। भारतीय सिविल सेना में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय जो आपके सिविल सेना में उसमें पहले चुने जाने वाले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा साइंस से संबंधित है, और इसमें साइंस से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मानव रक्त से यहाँ पे लिए गए हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो किडनी करता है। शरीर को जो शुद्ध करने का काम, जो रक्त है उसे शुद्ध करने का काम किडनी करता है। WBC का कार्य क्या है, रोगों से लड़ना WBC का कार्य है। ठीक, बात करें RBC का रंग क्यों लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण RBC का रंग लाल होता है। आगे हम लोग बात करते हैं रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का pH मान। रक्त थक्का जमने में सहायक, तो इसमें हिपेरिन होता है रक्त थक्का जमने में सहायक। रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन, तो विटामिन के होता है रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन। तो रक्त के थक्का नहीं जमता है, जो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, हीमोफीलिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक, रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त की माप किसे किया जाता है, तो इसकी माप स्फिग्नोमैनोमीटर से, मैनोमीटर में रक्त का माप किया जाता है। आगे बात करें रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। रक्त को शुद्ध करने का काम वही बात है किडनी करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ें। और धन्यवाद।